गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सब में बहुत सारे लोग जानते होंगे मुझे, फिर भी आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर कि मैं हूं भारतीय रेलवे में लोको पायलट और मेरी जर्नी आरआरबी भोपाल के जरिए हुई थी और मैंने भोपाल से सिलेक्शन लेकर के इस समय मैं महाराष्ट्र के पुणे डिवीज़न में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और पुणे से लोनावाला के बीच में मैं सक्सेसफुली ट्रेनें चला रहा हूं। और आज जो हमारे साथ एएलपी हैं, इनके साथ में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और आप सबका बहुत सारा प्यार मिला और उस वीडियो पे लगभग 2 लाख व्यूज़ हो गए। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ा वीडियो, जो कि आपकी डिमांड भी रही है कि सर डिटेल इंटरव्यू वीडियो आपके चैनल पे आना चाहिए, तो आज इनके साथ में इनकी जर्नी के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि इनकी जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनका ये कहाँ से है, क्या इनकी रणनीति रही है, कैसे इन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे 2 दर्शक हैं उनको आप दे सकते हैं, तो बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश चंद्रकांत कुंभार और मैं यहाँ पुणे महाराष्ट्र से ही हूँ। और जो 2024 था ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया है सर। प्रथमेश, आपका जो आईटीआई आपने किया है या डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है? सर मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं के बाद सर मैंने आईटीआई किया, 11th 12th और ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। Yes, sir. लेकिन आपने आईटीआई किया है, तो किया। आईटीआई में आपका ट्रेड कौन सा था? मेरा आईटीआई में डीजल मैकेनिक था सर। अच्छा, 1 साल वाला। 1 साल वाला। यस, उसके बाद मैंने वो किया और रेलवे में अप्रेंटिस भी की 11वीं होने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1 साल वाला डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या सर डीजल मैकेनिक वाला जो ट्रेड होता है क्या वो एलिजिबल होता है? तो आपके सामने बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने डीजल मैकेनिक से सिर्फ 1 साल वाले आईटीआई से इन्होंने रेलवे में एएलपी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको पुणे डिवीज़न ही मिला है और ये हमारे साथ में ही ट्रेन चलाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल ये ट्रेनिंग में है। तो प्रथमेश, आप ये बताइए कि जो आईटीआई आपने किया तो वो कौन सा कॉलेज था? जैसे मेरा आईटीआई में प्राइवेट कॉलेज था, यहाँ पर पूना में शाहू कॉलेज है, उसके कैंपस में मैंने 1 साल का करवा लिया। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर प्राइवेट से आईटीआई किया है तो क्या रेलवे में जॉब लग सकती है? तो यस, आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई किया है, फिर भी इन्होंने रेलवे में एएलपी बन गए हैं। तो प्रथमेश, अगला सवाल हमारे लिस्ट में एक ये है कि आपने अप्रेंटिस किया है, आप बता रहे हैं। आपने कौन से जोन से अप्रेंटिस किया था? मैंने आरआरबी मुंबई से ही किया था। अच्छा। मुझे परेल वर्कशॉप अलर्ट हुआ था। हाँ। क्योंकि जो वैकेंसी आई थी सर, हाँ। अभी जो 10वीं और आईटीआई के मार्क्स होते हैं उस पे इंक्लूड करके आपका मेरिट बनता है। यस, एग्जाम नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चे रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं। यस सर। तो वो प्रोसेस क्या होगा, एक बार बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एज क्या होती है? क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि रेलवे में एएलपी कैसे बनते हैं, ड्राइवर कैसे बनते हैं, ट्रेन कैसे चलाना है, तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो एक बार आप बताइए कि कैसे एएलपी बनते हैं। जी बिल्कुल। एएलपी के लिए आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, जैसे कि आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग हो। उसके बाद जो प्रोसेस होती है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका CBT 1 होगा पहले, फिर CBT 2, फिर साइको टेस्ट होगा जिसे CBAT कहते हैं सर। फिर उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पैनल आउट, ये सब प्रोसेस है। और एज का सर आइडिया नहीं है। यस, जो एज होता है 18 से 30 वर्ष के स्टूडेंट लिए जाते हैं अगर आप जनरल या फिर EWS कैंडिडेट में आते हैं। और जो SC ST में आते हैं उनको 5 साल की और ओवर एज में छूट मिल जाती है, और जो OBC में आते हैं उनको 3 वर्ष की और ओवर एज में छूट मिल जाती है। इसमें जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। आपने आरआरबी मुंबई ही क्यों चुना? मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आरआरबी मुंबई क्यों चुना। इसका यही रीज़न है कि मुझे मेरे घर के पास चाहिए था। मैं सपना देखता था कि मैं घर से निकलूँगा फिर वापस घर पे आऊँगा। सर मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत मानता हूँ, तो मैं हर बार ये सोचता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि पढ़ाई करना है तो बाहर जाके क्या करूँगा, घर वालों को अगर दिखूँगा नहीं, मैं घर मिल नहीं पाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मुझे पता था। और एक बात सर, पहले वैकेंसी कम थी, 5,500 थी,
और कैटेगरी के हिसाब से कुछ 300 या 350 बच रही थी, तब भी मैंने नहीं सोचा था। मुझे पता था मैं मुंबई डालूंगा और मुंबई से ही सिलेक्शन लूँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त थे सर, उन्होंने सिकंदराबाद डाला क्योंकि बोला अभी जॉब होना चाहिए इसीलिए, लेकिन मेरे के था खुद पे कॉन्फिडेंस था कि कर लूँगा और इसलिए मैंने मुंबई ही डाला। अरे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने आरआरबी मुंबई सेलेक्ट किया, तो आपको पुणे डिवीजन कैसे मिल गया? ये अभी रेलवे है ना, जो लोकल बच्चे हैं उनका एड्रेस देखकर होम अलॉट कर रही है सर। यस दोस्तों, इस पे मैंने वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने क्लियर बताया था कि जिस बच्चे का जहाँ पे जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस के आधार पे उनको डिवीज़न मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इनका जो घर है ये पुणे में ही है और इनको जो है पुणे डिवीज़न ही अलॉट हो गया है। प्रथमेश, आपने बताया कि CBT 1 और CBT 2 क्लियर करना होता है, तो जो कि रिटन टेस्ट होता है। CBT क्या है एक बार बताइए, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है CBT क्या है। CBT एक कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है। उसमें आपको, मैं CBT 1 की बात करता हूँ, जो कि आपका रहेगा 75 मार्क का रहेगा। उसमें से 20 मैथ्स के लिए, 25 रीजनिंग के लिए, 20 साइंस के लिए और बचे हुए 10 करंट और GS के लिए। ऐसा होता है सर। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने जो तैयारी किया है वो उसके लिए कौन कौन से बुक्स बताना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी बुक्स ये बताएंगे इसमें कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई भी फ्री मतलब कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सिर्फ ईमानदारी से बताई हुई सारी चीज़ें आज के वीडियो में होगी। तो आपने CBT 1 के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ा? मैं CBT 1 के लिए मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर को फॉलो करता था। अच्छा। क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते थे, मतलब उनका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा था। अच्छा। और CBT 1 के रीजनिंग के लिए मैंने कोई क्लास नहीं लगाया था। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस बहुत है, रीजनिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत है। नहीं, आप फ्री चैनल, जैसे आपने नाम लिया, तो फ्री चैनल बता सकते हैं क्या कोई? मैं जो फॉलो करता था वो हैक सरकारी, मतलब आकाश चतुर्वेदी सर, HSE सरकारी नौकरी। यस, ठीक है। आकाश चतुर्वेदी सर, उनको मैं फॉलो करता था, तो फ्री में उनसे पढ़ लिया था। साइंस के लिए आपने सबसे बढ़िया, अगर रेलवे में आना है ना तो आपका साइंस बहुत जरूरी है करना। तो मैंने साइंस नीरज सर से किया था, साइंस मैग्नेट चैनल सर। तो उनका मैंने कोर्स लिया था। अच्छा। और उनकी कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, बहुत क्लियर है। और क्या होता है ना, कुछ बच्चों को लगता है कि ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब अगर टीचर ज्यादा बता रहा है तो वही पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसे पढ़ो कि जो एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है कभी भी। और नीरज सर क्या करते थे कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते थे, तो वो मुझे समझ में आ रहा था, तो उनके नोट्स फॉलो करता था सर मैं। अच्छा, CBT 1 के लिए कितना टाइम तैयारी करने के लिए होना चाहिए? मैं बताता हूँ। CBT 1 की तैयारी करने के लिए हमसे 6 महीना तो होना चाहिए मिनिमम। क्योंकि क्या होता है, CBT 1 में आपको CBT 1 के पहले मैथ्स और रीजनिंग आपका पक्का होना चाहिए। क्योंकि जो आपको CBT 2 को टाइम मिलेगा उसमें आपको तो साइंस करना पड़ेगा। तो 6 महीने में सर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप नोटिफिकेशन जैसे निकलता है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, उसी समय से आप अपनी तैयारी अगर करते हैं तो आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। अच्छा प्रथमेश, ये एक सवाल है कि आपने CBT 1 में कितना स्कोर किया था, वो बताइए। CBT 1 में मैं 75 करके मुझे 43 आए थे। 43 मुझे कम लगा, मतलब क्योंकि मुझे GS में 10 पे की 2 ही मिले थे, वो की करंट के। क्योंकि जो मैंने पढ़ा था वो वास्ट सिलेबस है GS का, तो उसमें मैं मार्क आ गया। हाँ। जब पेपर दे के आया तो मुझे ही टेंशन में था मैं कि मेरा होगा या नहीं कि हो गया, लेकिन ठीक है बोला नहीं हो ही जाएगा। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि CBT 1 को मैंने जो मैंने जो देखा है, CBT 1 को हल्के में मत लेना। क्योंकि क्या होता है ना, CBT 2 के और साइको के मार्क्स आपके ग्राह्य धरे जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा होता है कि CBT 1 क्या है नहीं क्या, तो हल्के में ले लेते, जो मैंने लिया। इसीलिए मुझे कम नंबर आए, लेकिन मेरे भगवान की कृपा थी सब, तो CBT 1 निकल गया था मेरा। अच्छा, CBT 1 के लिए आपने कोई बुक्स भी लिया था या नहीं लिया था? नहीं, CBT 1 के लिए मैं कोई बुक्स नहीं लिया था। ऑनलाइन आपने YouTube चैनल से ही तैयारी किया था? खाली सर एक मैथ्स के लिए लिया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, सेटर आदित्य रंजन सर का है। अच्छा, आदित्य रंजन सर का ही बुक था? वो मैं रेलवे का लिया था, PYQ, जिससे मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मैथ का आसान हो जाता। अच्छा, CBT 2 के लिए आपने कैसे तैयारी किया था? क्योंकि जब देखो अभी CBT 1 का पेपर हुआ है आपका, फिर लोग भी कट ऑफ खेलेंगे, उसके चक्कर में ना पड़ो। आपका जो ये पीरियड है बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि कैसा होता है सर, रेलवे में
पहले पेपर की डेट आएगी फिर रिजल्ट आएगा। यस, तो दोस्तों अगर आप बार बार कट ऑफ की वीडियो यूट्यूब में देखते हैं तो उसको देखना बंद करिए, आप अपने ऊपर तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ प्रथमेश कि आपने CBT 1 और CBT 2 की एक साथ में ही तैयारी कर दिया था या फिर आपने CBT 1 क्लियर करने के बाद CBT 2 की तैयारी किया था? मैंने सर क्या किया था, CBT 2 जो होता है उसमें मैथ और रीजनिंग सेम है, हाँ। लगभग ALP में लेवल भी सेम ही रहता है, हाँ। तो मैंने CBT 1 से पहले ही मैथ और रीजनिंग खत्म किया हाँ। था। और अगर CBT 2 में अपना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो उसके लिए मुझे लगभग 3 महीना मिला था, तो वो 3 महीने में मैं कर लिया था। यस, क्योंकि CBT 2 के आप मार्क बताइए हमारे दर्शकों को। क्योंकि CBT 1 के मार्क्स है ना, मुझे yes. बहुत बुरा लगा था कि यार बहुत कम आए मेरे को, लेकिन CBT 2 में मैंने बहुत कोशिश की, मुझे 85 पॉइंट ऐसे नॉर्मलाइज नहीं, लेकिन आंसर के आने के बाद 85 रिजल्ट आने के बाद 85 हो गए थे मेरे। 91 अटेम्प्ट थे, कुछ गलत हो गए, उसके 86 सही थे, तो 3 मार्क में 2.5 कटे थे, 83.33 थे। फिर रिजल्ट आया तो जो रॉन्ग आंसर थे, मतलब रेलवे ने खारिज कर दिए थे, तो मुझे 85 हो गए थे। 85 मार्क पे इनका सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद आता है CBAT यानी साइको टेस्ट, तो उसकी रणनीति क्या रही है उसके बारे में बताइए कि कैसे तैयारी आपने साइको की किया था? यस, क्योंकि क्या होता है ना, अभी से लोग मुझे भी मैसेज करते हैं कि सर साइको की परेशान हो जाता है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि साइको होगा, लेकिन उतना ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। पहले आपको CBT 2 CBT 1 पे फोकस कीजिए। और साइको के लिए मैं बताता हूँ, मैंने जो किया, कौटिल्य क्लासेस का मैंने कोर्स लिया था, उसमें ये भी थे प्रैक्टिस पेपर, तो उनसे 10 से 15 दिनों में हो जाती है मैक्सिमम। अच्छा दोस्तों, मैं भी बहुत सारे अपने वीडियो में आपको बताया हूँ कि अगर आप कौटिल्य टेक्निकल क्लासेस लेते हैं तो इसमें क्लियर हो जाता है। अच्छा, जो मैंने आपसे एक सवाल नहीं पूछा था कि एक जो CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और जो ट्रेड है उसको आपने कहाँ से किया था? सर क्या होता है ना, मेरा ट्रेड डीजल मैकेनिक है, और जो ट्रेड पढ़ाने वाले थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेड के लिए मैंने कौटिल्य की बुक थी डीजल मैकेनिक की, तो उससे मैंने सेल्फ स्टडी की। और मेरे पास और एक बुक थी ITI की, जो मैंने ITI में मुझे मिली थी, तो उससे मैं दोनों को बस सेल्फ स्टडी किया था, तो उससे हो गया था। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मैंने सेम नीरज सर को फॉलो किया था। क्या करता था, जो पढ़ा रहे तो उसका मैं सेपरेट नोट बनाता और वो बार बार रिवाइज करता था। मतलब क्या होता है ना, बहुत सारी बुक्स मत पढ़ो, जो आपने पढ़ा है ना उसको भूलो मत, उसको बार बार पढ़ते जाओ। वही किया था मैंने। और कौटिल्य की और एक बुक है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली, छोटी सी बुक है, मैं इतनी बार पढ़ा हो ना तो वो मेरे को भी हेल्प की। अच्छा, CBAT जो साइको टेस्ट है उसके मार्क आप बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे CBT साइको में 20.33 ऐसे 21 मुझे याद अच्छा, नहीं मतलब 22 के आसपास इन्होंने सिलेक्शन ले लिया था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा CBAT। अब बात करेंगे कि जब इनका CBAT निकल गया तो इनको कैसा लग रहा था? बहुत फील आ रही थी। जब भी मैंने ये जो मेडिकल का, मैंने वही बताया पिछली बार सर कि मेरा जब ये आया तो मैं बहुत, मतलब ऐसे कि यार क्या करूं मैं, ऐसा हो गया था। मतलब खुशी हो रही थी। तो आपको ये मैं जानना चाहता कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो वहाँ पे आपके कौन कौन से पेपर चेक किए गए थे, बता सकते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो मैं बताता हूँ कि अभी मैं OBC कैटेगरी में हूँ, तो मेरे OBC का क्या होता है ना सर, कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, और 1 साल पुराना ही चाहिए, इससे ज्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मतलब इसके अलावा 10th का मार्कशीट दिया होगा आपने, ID प्रूफ दिया होगा, ID प्रूफ ये तो सब नॉर्मल है सर, और अपने मार्कशीट दिया होगा। मार्कशीट दिए क्या आपने अप्रेंटिस वाला मार्कशीट दिए थे? नहीं दिया था, यस, वहाँ पे जरूरत नहीं था। LP में जरूरत नहीं है, टेक्नीशियन में आपको जरूरत। क्या आपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट वहाँ पे दिए थे? नहीं दिया था, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये सब बाद में ऐड कर सकते हैं। आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। आपका स्टडी प्लान कैसे रहा है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए। मैं स्टडी प्लान मतलब कैसा है, अगर आपको 4 से 6 घंटे निकालते हो तब भी हो जाएगा, लेकिन मेरा शेड्यूल ऐसा था, मैं सुबह 8 बजे से लाइब्रेरी जाता हूँ और 10 बजे तक लाइब्रेरी था, क्योंकि जो मैं फेस था वो मुझे मतलब पढ़ाई का, मैं उसे सीरियसली लेता था कि मुझे करना है, ऐसा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट था। हाँ, यस, मतलब मुझे करना है, जिद था कि लेना ही है। क्योंकि
ऐसा नहीं था, एक एक मार्क के लिए मैं ये कर रहा था कि यार एक मार्क मेरा कैसे बढ़े, एक मार्क कैसे बढ़े, ये सोचता था। हाँ। तो वैसे मैं करता था 10 घंटा 12 घंटा तैयारी, लेकिन अगर पेपर आपका नज़दीक नहीं है तो 5 से 6 घंटे निकालो तब भी सफिशिएंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे मेडिकल एग्जामिनेशंस की, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको डाउट रहता है कि इसका मेडिकल कैसा होता है, क्या मैं पास कर पाऊंगा। तो प्रथमेश आप ये बताइए कि आपका मेडिकल कहाँ पे हुआ था? मेरा मेडिकल सर बांद्रा में हुआ था। बांद्रा हुआ था, रेलवे हॉस्पिटल। बांद्रा रेलवे और हॉस्पिटल। आप ये बताइए कि क्या क्या चेक हुआ था क्लियर? यस सर, मेरा बांद्रा में सब क्या बोलते फ्लैट फुट चेक हुआ था, नॉकनी चेक हुआ था। अच्छा, फ्लैट फुट भी चेक हुआ था, नॉकनी भी चेक हुआ था। ओके। ये सर हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ करवा रहे या नहीं करवा रहे, लेकिन मेरा तो हुआ था। उसके बाद बीपी शुगर ये सब नॉर्मल है, चेस्ट का एक्सरे हुआ था, ओके। हाइड्रोसिल का जांच हुई थी, और सबसे बड़ी जांच जो होती है अपनी आइज की हुई थी। यस यस। ये कभी कभी है ना, मुझे लगता है मतलब ऐसे था कि यार पढ़ाई का टेंशन अलग है, तो ये अलग टेंशन है। अच्छा, आपके आंखों की जांच हुई थी। दोस्तों आपकी जो आंखें हैं ये 6/6 होनी चाहिए, और आंखों का टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आप जान माल से जुड़े हुए एक कर्मचारी बनने जाते हैं, ट्रेन चलाने जाते हैं, तो इस वजह से आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर है तो चल जाएगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसी बस में बैठना चाहेंगे जिसका जो ड्राइवर है उसकी आंखें खराब हो? नहीं ना। इसी वजह से भारतीय रेलवे चाहती है कि उसके जो लोको पायलट हो उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो आंखों का टेस्ट हुआ था ये इसी तरीके से हुआ था। तो आप ये बता रहे हैं कि आपका हाइड्रोसील भी चेक हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपका अंडरवियर भी उतारा गया होगा। यस, आपका अंडरवियर भी उतारा गया होगा। अच्छा, पाइल्स भी चेक होता है क्या? नहीं, मेरे यहाँ नहीं हुआ था। अच्छा, आपके यहाँ नहीं हुआ? जो बाकी डिवीजन के दोस्त थे वहाँ पे हुआ था। अभी सोलापुर जैसे सोलापुर में हुआ था पाइल। कान का टेस्ट होता है क्या? कान में सुनाई दे रहा है कि कान नहीं? में क्या करते हैं सर, मशीन नहीं लगाते, वो हल्के से, अभी डॉक्टर जो रहेंगे वैसे दूर बैठे रहते हैं, तो हल्के से अभी बोलेंगे। हम लोग चलते हुए बात करेंगे, थोड़ा सा पार्क भी दिखाएंगे ताकि जरा हमारे जो दर्शक है वो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। जिनकी आंखें 6/6 नहीं थी सर, मेरे सामने मतलब डॉक्टर ने कहा था कि आपका नहीं होगा, तो ये बुरा लगता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आंखों की केयर कीजिए। यस सर। तो इसमें एक और सवाल मैं देख रहा हूँ कि अभी आप फिलहाल ट्रेनिंग में है, और आपको ट्रेनिंग कहाँ मिला है? मैं जो सेंट्रल रेलवे का ट्रेनिंग होता है वो भुसावल होता है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुसावल होता है। तो आपका ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो क्या? लगभग 5.5 महीने का है सर। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी होती है वो कितना मिलता है? सैलरी होती है सर, बेसिक और डीए मिलता है, सब जोड़ के 32,000 हो जाता है। आपको 32,000 ट्रेनिंग मिल रहा है। दोस्तों ये हमारा सिर्फ बेसिक और डीए है, इसमें जो किलोमीटर अलाउंस वगैरह नहीं है, तो आपकी जो सैलरी है वो बाद में बढ़ के लगभग 50,000 के आसपास आ जाएगी। तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड करवाया जा रहा है तो उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो करवाए जा रहे हैं? सर इलेक्ट्रिक लोको मतलब एसी लोकोस का हमें पढ़ाया जा रहा है, और ट्रैफिक, ऐसे 2 सब्जेक्ट होते हैं। और बाद में कोर्स में सर डीजल जुड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। तो अभी एसी और ट्रैफिक का सब्जेक्ट हमें सिखाया जा रहा है। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है कैसा है ट्रेनिंग का? मैं मतलब सबसे बढ़िया बोलूंगा ना कि हमें जब लोग मिलते थे हमें बताते थे कि आप जब ट्रेनिंग में हो सर, यही आपके लिए गोल्डन पीरियड है। हमें लगता था क्या है, नहीं क्या, हम निगलेक्ट करते थे कि जाने दो। अभी हम हैंडलिंग के लिए पुणे आ चुके हैं, तो मतलब ये सब देखते हुए हमें यही लगता है कि यार ट्रेनिंग का पीरियड ही सबसे गोल्डन पीरियड है। अच्छा, तो प्रथमेश आप पुणे महाराष्ट्र से हैं, और मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी मीडियम में तैयारी करना चाहता हूँ, और मेरी मराठी के अलावा हिंदी थोड़ी वीक है, इनकी इंग्लिश भी वीक है। तो आप मराठी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या सलाह देंगे? क्या उनको मराठी में पढ़ना चाहिए या फिर हिंदी में पढ़ना चाहिए? अगर हिंदी में पढ़ना चाहिए तो क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है? कितने दिन तक वो पढ़ाई करें? जो बच्चे मराठी है मतलब मैं उनको कहना चाहूँगा कि देखिए मराठी में जो कंटेंट है वो बहुत कम है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जिस लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल का पढ़ाने वाला बुक्स बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में, और जो है उनकी मतलब क्या बोलते हैं कितना वो मतलब 100% देंगे उनकी जानकारी नहीं है। तो मैं वही बोलूँगा कि आप ट्राई करें हिंदी इंग्लिश से पढ़ें। थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि हमारे लिए नया है, तो हम क्या करेंगे, जो मैंने नोट्स थे सर, मैंने क्या किया था मतलब आधे हिंदी और आधे मराठी में किए थे।
ऐसे किए थे। तो बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है वो चाहते हैं एसी वाले कमरे में और लैपटॉप पे बैठ के पढ़ाई करें, और आपने लोको पायलट यानी इंजन चलाने का, ट्रेन ड्राइवर का सपना आपको मन में कैसे आया, वो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइएगा। सर मेरा बैकग्राउंड था रेलवे से, तो रेलवे करना है मुझे, ये था कि नहीं रेलवे करना है, लेकिन लोको पायलट बनना ये मतलब बाद में मैं इसका ये कहानी सर मैं अच्छा, सुनाना मतलब चाहूंगा। जस्ट आपको क्योंकि- मिल गया है हाँ, ये। मिल हाँ, गया, यस। क्योंकि क्या हुआ था ना, मैं बताता हूँ कि डेट याद नहीं आ रही है, लेकिन हमारी वंदे भारत की लॉन्चिंग की दो वंदे भारत मुंबई से, एक शिरडी की तरफ और एक सोलापुर की तरफ। हाँ। उसके लिए सर प्राइम मिनिस्टर आए थे हाँ। इनॉग्रेशन की तरफ, हाँ। और मेरी बैकग्राउंड रेलवे से मुझे पासेस भी मिल चुके हाँ, थे। सबसे बड़ी बात है आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है रेलवे से है। Yes, sir. तो आप बता सकते हैं कि रेलवे में आपका कौन से रिलेटिव थे? मेरी मम्मी है जो रेलवे में है, माता जी। अभी भी पुणे है वो? अभी पुणे डिवीजन पुणे स्टेशन में है, आईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट में। अच्छा, आईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट में है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि मुझे पासेस मिले थे, लेकिन क्या हुआ था ना सर, प्राइम मिनिस्टर आ रहे तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी। हाँ। तो उसके बाद अलग से आई कार्ड था। हाँ। तो जो कि मेरे पास नहीं था। हाँ। तो मैं उधर पहुंचा सुबह लगभग, मुझे लगता है सर 12 बजे की ट्रेन, 11-12 बजे की वंदे भारत वहां से थी। हाँ। तो मैं सुबह 5 बजे उठकर बाई ट्रेन डेक्कन या इंटरसिटी थी जो मैं गया उधर। हाँ। फिर सीट नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसे ही चला गया। लेकिन बाद में मैं उधर गया, फिर मुझे पता चला यार कि पास के अलावा आईडी कार्ड चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं था। अभी मैं कहाँ पूना जाता वापस, तो बहुत बुरा लगा था कि तब भी सोचा था। और जो सामने लोको पायलट जा रहे थे, उनका यूनिफॉर्म ये सब ऑरा देख के बहुत मतलब मेरे लगा कि हाँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये अच्छा। सच बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत पहले से तो सपना नहीं था, लेकिन इन्होंने एक ये क्या कहते हैं कि जो ट्रैक था, जो इन्होंने आईटीआई किया था, तो लगा कि चलो इसको फॉर्म भरते हैं, और जो मिला है तो उसमें ये। फिलहाल आप खुश हैं या नहीं? सर मेरे हंसी से ही लोग कहते हैं कि तू जी रहा है, क्योंकि क्या होता है सर, जिस सपने के लिए हम सपने के पीछे दौड़ते हैं और वो मिल जाता है ना, तो मैं वही सपना अभी मतलब मराठी में ऐसे कहते हैं कि तू स्वप्न जगतोयस, मतलब मैं जी रहा हूँ। मी तुम्हाला एवढं सांगू शकतो की तुम्ही जे स्वप्न बघितलंय ना, त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा। आणि असं काही नाहीये तुम्ही हिंदी ह्याच्यामध्ये नाही, मराठी यामध्ये नका जाऊ, तुम्ही मार्क्स घ्या, कारण जे तुम्ही स्वप्न पाहिलंय ते तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे। आणि जेव्हा तुम्ही ते मिळवाल, त्यामुळे तुम्ही हा विचार करा, ज्यावेळेस तुम्ही लोको पायलट व्हाल त्यावेळेस तुमचे घरचे किती खुश असतील, तुम्हाला समाजामध्ये किती इज्जत असेल, की म्हणजे नाही का, तो एक ऑरा बघून फक्त प्रामाणिक प्रयत्न करा आणि मधी सोडू नका। ते एकदा ठरवलं ना, त्याला लास्ट पर्यंत घेऊन जावा। तो प्रथमेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को कब से फॉलो कर रहे हैं और उस चैनल की खास बातें क्या है वो जरूर बताइए। मैं सर के चैनल को मतलब जब से स्टार्ट किया, जब ने मैं लोको पायलट क्या होता है ये सब जानकारी मैंने सर के ही चैनल से ली है। और ये खासियत है कि मतलब सबसे पहली जो नोटिफिकेशन कोई भी आए और उसकी इन्फॉर्मेशन सर के चैनल पे, इंस्टा हो या यूट्यूब पे रील आ जाती है, वीडियो आ जाते हैं, तो उससे और जो क्या होता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। हाँ। ना कोई प्रमोशन है, ना कोई मतलब जो है वो रियल है। इसीलिए मैं सर के साथ जुड़ा था और अभी भी इनके सर के वीडियोस देखता हूँ तो मजा आता है। आज भी सर मैं जो आपके JRTI के वीडियोस देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार कितना अच्छा वो वीडियो, काफी मतलब मिलियन में व्यूज गए हैं, मतलब 7 मिलियन व्यूज गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सिलेक्टेड जो बंदा है वो बता रहा है कि मेरे जो चैनल है उससे इनको फायदा मिला है। तो आप पीछे क्यों है? आपके नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। रेलवे ज्वाइनिंग में आपके साथ में मैं हमेशा से खड़ा रहने वाला हूं। अच्छा प्रथमेश, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है और आप अपने यूट्यूब चैनल पे किस टाइप के कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल सर, मैं मेरे चैनल पे यही सब रिलेटेड सब्जेक्ट स्टडी कैसे करनी होती है, लेकिन बहुत बार मुझे क्या होता है सर, बहुत लोग मैसेज करते हैं, हर एक को रिप्लाई करना टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो नहीं, शुरू में हम रिप्लाई करते हैं, लेकिन क्या रहता है बाद में बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और मैसेज बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो इस वजह से हम रिप्लाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत सारा दूसरे वीडियो काम करना पड़ता है, एडिटिंग करना, तो इस वजह से उसमें बिजी हो जाते हैं और रिप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ये घमंडी हो चुके हैं। ऐसे कल मेरे जूनियर ने मुझसे ये कहा कि देखना, मैं लोको पायलट मतलब ALP में आ जाऊंगा, तब तक तू लोको पायलट बन चुके होंगे, तुम ट्रेन चलाना, मैं तेरा असिस्टेंट हूँगा। तो ये आपने अपने चैनल का नाम बताया? मेरे चैनल का नाम है लोको पायलट प्रथमेश।
तो दोस्तों अगर आप भी स्पेशली इनका जो कंटेंट है वो मराठी मीडियम में है, तो अगर आप मराठी मीडियम में या फिर आप समझ पा रहे हैं तो आप इनके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और ये आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और आपको सबसे लास्ट में एक एडवाइस देंगे कि कैसे सिलेक्शन पाए, उसके लिए क्या सोचना चाहिए एक नए कैंडिडेट को। और देखिए मैं बताता हूँ कि आप आपका सिलेबस पहले पढ़िए कि क्या है सिलेबस, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है और ज़्यादा मतलब माइंड फ्री होके पढ़ो। मतलब क्या होता है, एक जवाबदारी लेके पढ़ो। हाँ, ऐसे ज़्यादा प्रेशर मत लो। डेली कितना घंटा देना है? अगर आपको 5 से 6 घंटा दे रहे हो हाँ, तो सफिशिएंट है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हमें डालते हैं कि क्या आपके इस ज्वाइनिंग के जर्नी में आपने किसी को कुछ पैसे वैसे खिलाए क्या? नहीं नहीं, पहले तो होता होगा लेकिन मुझे अभी तो नहीं है। Yes. क्योंकि बहुत लोग ऐसे बहुत लोगों का ये सोचना है कि रेलवे में पैसे देकर आते हैं। लगते हैं। यस, तो मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकी जर्नी में सिर्फ स्टडी प्लान और इनका कुछ स्टडी के जो टाइम है उन्होंने दिया, और इसी वजह से इनका जो रेलवे में सिलेक्शन हो गया। आपको कहीं भी एक पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर भरोसा रखो, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो प्रथमेश आपने हमें इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप इस तरीके से हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रथमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।